नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं उमेश मौर्य और मैं आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं, वो भी MCQs फॉर्म में। करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस किया है MCQs फॉर्म में, लेकिन वो उसमें मैं जो प्रश्न लेता था वो इंग्लिश मीडियम में होता था। इस बार थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है, क्वेश्चन जो होंगे वो आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे। साथ में मैं ये जो डिस्कशन करने वाला हूं वो स्क्रीन पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगा, समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि उस हिसाब से हम अपने आप को सुधार पाएं और आपके लिए वहां पे इजीनेस फील करा पाएं, है ना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमारी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उन पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। जहाँ मैंने यहाँ पे जो प्रश्न लिए हैं वो पिछले 24 से 48 घंटे में जो देश और दुनिया में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं उन पे वो क्वेश्चंस बने हैं और डेफिनेटली वो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, उनमें पूछा जा सकता है ना। तो याद कर लीजिएगा आंसर, साथ में डिस्कस्ड पॉइंट्स को भी आप मार्क करते चलिएगा और हो सके तो उसके डिटेल में जरूर जाइएगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, सवाल जो है वो करंट अफेयर्स में जब आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्टैटिक पॉइंट मिल जाता है और उस पर ही सवाल बन जाता है ना। तो हर एक चीज़ को बेहतर तरीके, देखिए एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जब आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपका दिमाग जो है उन सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है ना। तो पूरी तरीके से अपने आप को उसमें डेडिकेट कर दीजिए, मतलब अधूरे मन से उसको मत करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, देखना चाहिए, तो पूरा देखो ताकि वो पर्पज कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब देखा 2-4 क्वेश्चन और चलो यार अब तो ये समझ में आता है, छोड़ो, है ना, नहीं समझ में आ रहा, नहीं मजा आ रहा, ठीक है। पढ़ाई जो है उसमें आपको जरूर इंटरेस्ट बनना चाहिए और टीचर को भी उसमें इंटरेस्ट बनाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपके पर्पज में आ रहा है, आपके लिए वो एक मोटिव बन पा रहा है, आपके लिए वो हेल्पफुल बन पा रहा है, तो जरूर आप उसको एक उतना टाइम दीजिए, डेडिकेटेड टाइम दीजिए, ताकि वो आपको समझ में आए, ठीक है। आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि हर एक चीज़ को अच्छे से सुनिए, समझिए और मार्क करते चलिए और उसके टर्म में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप उसका रिवीजन करके जाएं तो वो पॉइंट्स आपके वहां पे हेल्प कर पाए, ठीक है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, टाटा पावर बोर्ड ने किसे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस यहां पे गिवन है, राजीव महर्षि, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री या नटराजन चंद्रशेखरन। तो यहां पे स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के तौर पे यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस डायरेक्टर के रूप में बात की जा रही है, किसमें, टाटा पावर बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो सही उत्तर है वो है राजीव महर्षि। कौन है, राजीव महर्षि, ठीक है। राजीव महर्षि एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके तहत अगर किसी को भी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंस डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया जाना है तो नियुक्ति के लिए जो कंडीशंस हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उन सारी एलिजिबिलिटीज को यहाँ पे राजर्षि महर्षि जो है वो कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे टाटा पावर बोर्ड ने इन्हें स्वतंत्र निदेशक के तौर पे नियुक्त किया है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद कर लें और यहाँ पे इनको आप देख लीजिए, ये है राजीव महर्षि, है ना। तो अब आप समझ लीजिए, अगर रतन टाटा की बात करें तो परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। साइरस मिस्त्री, ये भी चेयरमैन रह चुके हैं टाटा सन्स के, है ना, और हाल ही में इनकी भी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, पता होना चाहिए। नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं वो प्रेजेंट में क्या हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। आगे देखते हैं, किस देश ने मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। ओरल वैक्सीन के टर्म में यहां पे बात की जा रही है, ठीक है, किसकी, कोविड-19 की। तो कौन सा देश है जिसने इसको लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर है चीन। कौन है, चीन, जी हां, चीन ने ये वैक्सीन लॉन्च की है। काफी लंबे समय से इस पे वो प्रैक्टिकल कर रहा था, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना। अब यहां पे एक तरीके से उसने क्या कर दिया, कोविड-19 की ये ओरल वैक्सीन लॉन्च कर दी है, ठीक है। अब इसके टर्म में क्या है कि भारत में वैक्सीन के टर्म में खासतौर पे मतलब कोविड-19 के टर्म में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी लैब्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, है ना। ये सारा डेटा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए या आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन ने कोविड-19 के लिए यहां पे क्या है,
ओरल वैक्सीन बनाई है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखो, अगर यहाँ पे लैब की बात की, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि भारत में बहुत सारी लैब्स हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाई हैं। अब इसके टर्म में भी पूछा जा सकता है कि चीन ने ये ओरल वैक्सीन बनाई है, लेकिन किस लैब ने बनाई है या किस लैब की सहायता से बनाई है ना? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजिक्स। ठीक है, ये लैब है कह लीजिए। ठीक है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी कह लीजिए, इसने जो है इस वैक्सीन को तैयार किया है। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स फिप्रेस्की द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस यहां पे गिवन है, लगान, पाथेर पांचाली, मुगले आजम या स्वदेश। अब देखिए यहां पे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, हम इसको एब्रिविएट कर रहे हैं फिप्रेस्की। ठीक है, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर्स के टर्म में यहां पे पूछा जा सकता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा यहां पे एक महत्वपूर्ण रिकॉग्निशन दिया गया है। बॉलीवुड कह लीजिए या जो भारतीय जो सिनेमा है उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। तो सवाल जरूर बन सकता है कहीं ना कहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब है बेटा वो है पाथेर पांचाली। क्या है? पाथेर पांचाली। इसको यहां पे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है, मतलब जो सवाल है उसका ये जवाब है। ठीक है, कि इसे घोषित किया गया है। कौन? पाथेर पांचाली। क्लियर है? पाथेर पांचाली जो है वो सत्यजीत रे, आप सब जानते हैं। ठीक है, सत्यजीत रे जो हैं उनके द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? सत्यजीत रे के द्वारा बनाया गया था 1955 में। ठीक है, उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। ठीक है, तो आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना? 1955 में किसके द्वारा? सत्यजीत। ठीक है, सत्यजीत रे, परिचय के मोहताज नहीं है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में आप इनको जरूर पढ़ लें। ठीक है, सवाल बन सकता है, आगे बढ़ लें। सेपा के तहत यूएई से 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाली पहली भारतीय रिटेल ज्वेलर कंपनी कौन बनी है? ऑप्शंस हैं मालाबार, तनिष्क, गीतांजलि ज्वेलर्स या नक्षत्र। तो यहां पे एक रिटेल ज्वेलरी ब्रांड की बात हो रही है और उस ब्रांड कंपनी ने यहां पे यूएई से 25 किलोग्राम सोना आयात किया है। कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सवाल क्यों बना रहे हो भाई? तो बड़ी बात इसलिए है बेटा, यहां पे ये है सेपा के तहत। क्या है? सेपा के तहत यहां पे यूएई से 25 किलोग्राम सोना आयात किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो एक तरीके से सेपा का अगर मैं आपको पहले फुल फॉर्म में बताऊं, सेपा मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है, किसके बीच है? इंडिया और यूएई के बीच में है। ठीक है, तो नाम से समझ में आ गया आपको। ठीक है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, किस पे है? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमी दो देशों के बीच में कैसा होता है? उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना? तो दो देशों के बीच का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, ट्रेड की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें ईजनेस लाने के लिए ये बेसिकली एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, इसी साल किया गया था, 2022 में ही इसको किया गया था। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कब किया गया था? 2022 में किया गया था। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि सेपा का मतलब क्या, पर्पज क्या है, सेपा का पर्पज क्या है, तो मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो मतलब इसका सीधा से यही है, पर्पज सिर्फ इसका यही है कि इंडिया और यूएई के बीच का जो व्यापार है, उस व्यापार के बीच का जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स ड्यूटी में ईजनेस लाना है, जो टैरिफ्स हैं डिफरेंट टाइप की उनको ईज करना है, और जो एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको ईजनेस प्रोवाइड कराना है।
है ना, खास तौर पे उनको गाइड करके और उनमें इंफॉर्मेशनल जो एनरिचमेंट हो सकता है, इंफॉर्मेशनल जो चीजें दी जा सकती हैं, जो हेल्प दी जा सकती है, उन सब को प्रोवाइड करा के यहाँ पे इंडिया और यूएई के बीच के व्यापार को बढ़ाना है, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को यहाँ पे सस्टेन कराना है, ठीक है। तो ये है पर्पज सेपा का। मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और कब हुआ था ये मैंने आपको बताया, ये हुआ था 1 मई, मतलब 1 मई 2022, ठीक है। 1 मई 2022 को यह एग्रीमेंट किया गया था इंडिया और यूएई के बीच में। इतनी बात क्लियर है। चलिए, यहां पे जो कंपनी है वो है मालाबार। क्या है? मालाबार, ठीक है। आंसर याद कर लें, आगे बढ़ चलते हैं। किस महारत्न कंपनी ने उड़ान योजना के तहत राउरकेला हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भेल, सेल, गेल या एनटीपीसी? तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा, देखिए उड़ान योजना के तहत बात हो रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से यहां पे ये प्रश्न मैं बना के दिया हूं आपको। देखिए, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेल। क्या है? सेल। जी हां, सेल ने अपना जो एयरपोर्ट है राउरकेला, उड़ीसा में पड़ता है, वहां का एयरपोर्ट इन्होंने उड़ान योजना के तहत कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एआई के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो इतनी बात आप क्लियर कर लें, ठीक है। एआई का मतलब क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एब्रिविएशन जितने भी हो सब आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ठीक है। बेल, सेल, गेल, एनटीपीसी कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। सेल कंपनी के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है ना। सेल कंपनी ने टाई अप किया है किसके साथ? एआई के साथ, है ना। और मैं आपको बता दूं, ये सारी जो कंपनियां हैं वो क्या हैं? महारत्न कंपनियां हैं, है ना। क्या है? महारत्न या महारत्ना इसको थोड़ा समझिए, ये महारत्ना कंपनी है, ठीक है। ये सारी कंपनी क्या है? महारत्न कंपनी है। एग्जाम्पल के तौर पे भी आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सी कंपनी महारत्न है या कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है। तो ये सारी महारत्न कंपनी, उनमें से एक है सेल। इसने क्या किया है? उड़ान योजना के तहत एआई के साथ समझौता किया है कि राउरकेला का जो इनका एयरपोर्ट है वो उड़ान योजना के तहत कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक ऑपरेशनल और मैनेजमेंट एग्रीमेंट है, किसके बीच? सेल और एआई के बीच। किसको लेकर? उड़ान योजना के तहत कॉमर्शियल यूज, किसका? एयरपोर्ट का। मतलब समझ गए, ठीक है। चलिए आगे समझे। ये है, यहां पे ये एग्रीमेंट किया गया, आप देख सकते हैं कि WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में भारत में 2021 में 21.4 लाख नए टीबी मामले सामने आए। पिछले वर्ष की तुलना में यह आंकड़ा कितने प्रतिशत अधिक है? इस तरह सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, टीबी जो रोग है उसके टर्म में ये रिपोर्ट है, किसकी? WHO की। तो उसमें भारत में एक तरीके से वृद्धि देखी गई है। चिंताजनक वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे सवाल, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना ये ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा ये आंकड़ा है। तो ऑप्शंस हैं 15, 16, 17, 18। तो भैया जो करेक्ट आंसर है वो है 18, ठीक है। अच्छे से याद कर लें। ये आप बहुत, जितनी भी WHO की जितनी भी रिपोर्ट्स हुए, है ना, जितनी भी गाइडलाइंस हैं पूरे वर्ल्ड के टर्म में, जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं, ये सब आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। क्योंकि कोविड जो है ना, अभी तक इस पे भी मतलब सवाल बन रहे हैं एक तरीके से, और अपने आप में ये काफी मतलब इससे सवाल आगे भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। और WHO से जो जुड़ाव है इसका, है ना, WHO चूंकि हर एक महामारी के लिए गाइडलाइन जारी करता है, उसके लिए अवेयरनेस जारी करता है। तो ये एक तरीके से कह लीजिए कि करंट हॉट टॉपिक है ना। वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से WHO एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसके टर्म में कोई भी चीज आए एकदम से रट डालो, है ना, सोचो मत। आगे बढ़े। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2022 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित हुआ। सिम्बैक्स का यह कौन सा संस्करण था, ये पूछा जा रहा है। 29th, 25th, 28th या 37th?
तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में रख लेना चाहिए कि जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ, या इंडिया का अपने पड़ोसी देशों के साथ, या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के साथ, या जो इंडिया से बाहर कंट्रीज हैं, मतलब कि अगर हम यूरोप में कोई इंपॉर्टेंट कंट्री समझें, है ना, 2 कंट्री समझें, 3 कंट्री समझें, या कोई ग्रुप समझें, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो नेवल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लेना चाहिए। तो यहां पे बात की जा रही है सिम्बेक्स। क्या है? सिम्बेक्स। ये 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। मतलब इसकी जो होस्टिंग की गई है वो भारतीय नौसेना के द्वारा होस्ट किया गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये इसका 29वां संस्करण था। जी हां, क्या था ये? इसका 29वां संस्करण था, है ना। आपके दिमाग में ये एकदम से सेट हो जाना चाहिए। ये है, आप फोटो देख सकते हैं, यहां पे भारतीय नौसेना के द्वारा इसको होस्ट किया गया है और ये 29वां संस्करण है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए, ये जो मतलब सिम्बेक्स है, सिम्बेक्स जो है वो क्या है, 1994 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1994 में स्टार्ट किया गया था। 1994 में क्या किया गया था? स्टार्टेड। ठीक है, क्लियर है, ये याद कर लीजिए। दूसरा, पहले जो इसका नाम था, पहले का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले इसका नाम दूसरा था। पहले का नाम था एक्सरसाइज लायन। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिए भाई, है ना। पहले के नाम को भी टर्म में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका पहले का नाम क्या है? एक्सरसाइज लायन। अच्छा, आगे देखें। आईईए ने अपनी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में किस देश को विश्व स्तर पर ऊर्जा की मांग के संदर्भ में इस दशक का सबसे बड़ा उपभोक्ता माना है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चीन, जापान, भारत या अमेरिका, पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे किसकी रिपोर्ट है? आईईए ने अपनी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये आंकड़ों के बेसिस पे बताया है, संभावना जताई है कि ये देश इस दशक का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन सकता है, या इस देश को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये पूछा जा रहा है। तो भैया यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो भारत है। समझ लीजिए कितनी खतरे की घंटी है हमारे लिए भारत। खतरे घंटी मतलब मेरा ये नहीं कि हाँ यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऐसी वेस्ट की जाएगी। खतरे घंटी का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी तो इसका मतलब है कि हम प्रोडक्शन भी उस तरीके से करेंगे, उस तरीके से उसका एफिशिएंट वे जरूर हम यूज करेंगे। लेकिन सिर्फ ये एक मतलब एथिकल रूप में मैं बात बोल रहा हूँ, है ना। एनर्जी का एक प्रॉपर यूज या उसको एथिकल वे में यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जरूर ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प तो करेगा। लेकिन खतरे घंटी इसलिए है क्योंकि अगर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास कोई रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम जो रिजर्व्ड रिसोर्सेज हैं उन्हीं से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने में लगे रहेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए खतरे घंटी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में 1/3 जो है वो कोल से पूरी की जाएगी, बाकी का जो क्वार्टर है, बाकी का जो भाग है, ठीक है, वो ऑयल रिसोर्सेज से पूरी की जाएगी। समझिए, अब दोनों जो संसाधन बात किए गए हैं वो क्या हैं? रिजर्व्ड रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्ड संसाधन है। ठीक है, तो इसका यहां पे ऑल्टरनेटिव संसाधन या इंडिया को उस टर्म में काम करना पड़ेगा, एक तरीके से खुद सक्षम बनना पड़ेगा ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर यहां पे निर्भर ना होना पड़े। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो भारत जो है इस दशक का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन सकता है। इस दशक का मतलब यह है कि 2021 से लेके 2030 तक ये पूरा जो है ना, इसमें काफी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा संपादित पुस्तक का विमोचन किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय? तो यहां पे एक बुक को रिलीज किया गया है। किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी
द्वारा संपादित ये पुस्तक जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये है भैया दिल्ली विश्वविद्यालय। क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है। इस बुक के जो एडिटर हैं वो खुद यहाँ पे हरदीप पुरी हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, है ना, DU से पढ़े हैं, वहाँ के द हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं। तो इन्होंने समझा है वहाँ पे कि जो कोई भी संस्थान हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, उसकी जो विरासत बनती है, उसकी जो क्वालिटी बनती है, वहाँ के स्टूडेंट से बनती है। ठीक है, तो इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को और अपनी एक तरीके से अपना जो ज्ञान है DU के टर्म में, है ना, जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब इन्होंने इस बुक में रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको आप दिमाग में जरूर रख लीजिए, है ना। अगर पूछा जाए कि बुक का नाम क्या है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, नाम समझ लिए, यहां पे पूछा जा सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, ये है बुक का नाम। इसको इन्होंने लॉन्च किया है, किसने? हरदीप पुरी ने। ठीक है, अच्छे से याद कर लें, आगे बढ़ लेते हैं। कौन सी कंपनी मेटावर्स पर उपार्जन कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, आदित्य बिरला समूह या टाटा समूह? तो मैंने आपको हिंट दे दिया है इमेज में ही, है ना, आप समझ गए होंगे। यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। जी हां, RIL ने मेटावर्स पे उपार्जन कॉल पोस्ट की है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब ये क्या भैया? तो ये है अर्निंग कॉल। अर्निंग कॉल का मतलब है एक तरीके की कॉन्फ्रेंस कॉल, है ना। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका पिछला प्रॉफिट किस तरीके से रहा है, क्या नया सोचा जा रहा है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ नया किया गया है ना। वो सब कुछ अब वहां पे एक तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बस अंतर ये है कि ये मेटावर्स कॉन्सेप्ट में किया गया है। मेटावर्स मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक वर्चुअल दुनिया का पूरा एक नया सेटअप इसमें देखा जा सकता है। ठीक है, वर्चुअल दुनिया के टर्म में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, फेसबुक जो है वो इसको शुरू कर चुका है। उसने अपनी कंपनी का नाम ही एक तरीके से यहाँ पे मेटा रख दिया है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो शुरुआत है वो फेलियर के तौर पे देखी जा रही है फेसबुक की, है ना। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, डेफिनेटली कुछ चीजें निकल कर आएंगी। यहाँ पे अर्निंग कॉल के टर्म में समझिए कि भारतीय जो पहली कंपनी बनी है वो RIL बनी है, यानी कि रिलायंस बनी है ना। और अर्निंग कॉल क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, तो उसके टर्म में है। उस कॉल में बेसिकली क्या होता है कि सब कुछ समझा जाता है कंपनी के टर्म में, स्टेक होल्डर्स के द्वारा, मैनेजिंग बोर्ड के द्वारा, जो मैनेजरल बॉडी है उसके द्वारा। ठीक है, और ये जो समझा जाना है वो वर्चुअल दुनिया के कॉन्सेप्ट के तहत समझा जाना है। मतलब सामने कॉल भी चल रही है और आपको समझ में आएगा, विजुलाइज भी कराया जाएगा, वो PPT के माध्यम से, PDFs के माध्यम से, है ना। तो ये सारा आपको ऐसा फील होगा कि आप वर्चुअल दुनिया में, रियल में आप उस कंपनी में हेड ऑफिस में बैठे हैं या जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, सामने सामने बात कर रहे हैं, ये पूरी ऐसी फीलिंग आएगी, है ना। तो ये है शुरुआत करने वाली पहली कंपनी, कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट होंगे, आने वाले एग्जाम में ये हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंपॉर्टेंट वीडियोज को मिस ना करें, सारी वीडियोज देखें, अपना फीडबैक जरूर देते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। और चलते चलते आप सबको एक बार फिर से छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।